औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत के साथ होंगे। आज का जो हमारा सेकंड लेक्चर है और यू कैन से कि इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि ये कंसेप्ट समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, चूँकि बहुत अहम है कि व्हाट इज़ एनर्जी इन केमिकल रिएक्शन, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में एनर्जी क्या होती है। एंड देन वी विल गो टुवर्ड्स द एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो ये सबसे पहले पॉइंट ये है, किसी भी सिस्टम की एनर्जी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। फॉर एग्जांपल हम फूड खाते हैं, क्यों खाते हैं? क्योंकि वी नीड एनर्जी और इसी फूड से हम प्रोड्यूस करते हैं। तो फिर डॉक्टर्स हमें कहते हैं कि ये फूड इस्तेमाल करो, वो फूड इस्तेमाल करो, मतलब यह है कि वेजिटेबल इस्तेमाल करो, फ्रूट्स इस्तेमाल करो, फिर डिफरेंट डाइट्स हमें वो समझाते हैं, ठीक है। तो ये मतलब इससे हम एनर्जी मतलब प्रोड्यूस होती है और हो फिर हम बायोलॉजिकल जितना भी हमारा होता है एक्टिविटीज़ उसमें हम यूटिलाइज करते हैं। या मतलब यह है कि ये जो फॉसिल फ्यूल होता है जिससे मतलब यह है कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो मेन उसको बर्न करता है। या आइस क्यूब्स जो हम इस्तेमाल करते हैं उसका मतलब क्या रोल होता है कि हमारे जो ड्रिंक्स होते हैं उसको वो कूल करे। तो इसके लिए हम ये कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा अहम है। यहां पे व्हाट इज एनर्जी इन केमिकल रिएक्शन, तो एनर्जी इन केमिकल रिएक्शन के कोई भी जब केमिकल रिएक्शन होता है तो उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। कितनी प्रोड्यूस होती है ये मैं पे आपको मतलब यह है कि बताता हूं आगे। लेकिन अगर हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एनर्जी इन आवर लाइफ, इंपॉर्टेंस ऑफ एनर्जी इन आवर लाइव्स, ठीक है। अब इसकी इंपॉर्टेंस तो फॉर एग्जांपल पहले जो हमारे पास क्या है कि वी ईट फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी, वी ईट फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी फर्स्ट। सेकंड हमारे पास देखिए हम खाना खाते हैं, हम मुख्तलिफ किस्म के फूड लेते हैं, उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है और जितना भी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज है हैपनिंग इनसाइड आवर बॉडी उसमें यूटिलाइज होती है। सेकंड पॉइंट क्या है कि मेन बर्न्स फॉसिल फ्यूल, मेन बर्न फॉसिल फ्यूल टू प्रोड्यूस एनर्जी, ठीक है। ये फॉसिल फ्यूल का जो मतलब ये है कि मुर्दे जो है ना, वो जो मुर्दे होते हैं, ठीक है, जानदार जब मतलब फॉसिल्स बन जाते हैं उसको बर्न करने से फ्यूल प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब इस थर्ड हमारे पास क्या है? थर्ड हमारे पास है कि आइस क्यूब्स, आइस क्यूब्स, थर्ड हमारे पास है कि आइस क्यूब्स यूज टू कूल अवर ड्रिंक्स, ठीक है। हमारे ड्रिंक्स को कूल करने के लिए हम आइस क्यूब इस्तेमाल करते हैं। सो नाउ द कंक्लूजन इज दैट के ओवरऑल 90% ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस इन आवर सोसाइटी, इन आवर सोसाइटी और कम्स फ्रॉम, कहां से आती है? फ्रॉम केमिकल रिएक्शंस, फ्रॉम केमिकल रिएक्शंस। अब ये आपका एमसीक्यूज हो गया कि 90% ऑफ द एनर्जी, ठीक है, हमारी सोसाइटी में 90% जो एनर्जी होती है वो कहां से आती है? वो हमारे पास केमिकल रिएक्शन से प्रोड्यूस होती है। अब एनर्जी है क्या, यहां पे हम आते हैं बेसिकली। तो हम यहां पे लिख लेंगे कि डेफिनेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, डेफिनेशन ऑफ एनर्जी। एक्चुअली एनर्जी द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी और अ सिस्टम टू प्रोड्यूस चेंज, द एबिलिटी ऑफ बॉडी और अ सिस्टम to produce change, to produce change, ठीक है। किसी भी सिस्टम की एबिलिटी के जो चेंज लेके आए उसको हम कहते हैं एनर्जी।
अब एनर्जी के यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ एनर्जी। तो इसका जो SI यूनिट है एनर्जी का, वो SI यूनिट एनर्जी का और हीट दोनों का, SI यूनिट ऑफ हीट एंड एनर्जी इज जॉल, इज जॉल। ठीक है, ये इसका यूनिट है। क्या है इसका यूनिट है? अच्छा चलो मैं जॉल का बता देता हूं। डेफिनेशन ऑफ जॉल, डेफिनेशन ऑफ जॉल के जॉल बेसिकली क्या है? द एनर्जी एक्सपेंडेड व्हेन अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्ट ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। द अमाउंट ऑफ व्हाट? The amount of energy expended when a force of 1 Newton, when a force of 1 Newton acting on a 1 meter, acting on a 1 meter डिस्टेंस। ठीक है, जब हमारे पास 1 मीटर एरिया पे 1 न्यूटन फोर्स एक्ट करता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम जॉल कहते हैं। सो सेंस 1 जॉल किसके बराबर है? न्यूटन मीटर के। किसके? न्यूटन मीटर के। एंड न्यूटन किसके बराबर है? न्यूटन बराबर है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो जॉल किसके बराबर होगा? सो जॉल बराबर हो जाएगा, न्यूटन की जगह इसकी वो यूनिट लेके किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट इनटू मीटर, ये ऊपर वाला ये मीटर आप लिख लें। तो इससे क्या आ जाएगा कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमारे पास किसके बराबर हो गया? ये हमारे पास 1 जॉल के। ठीक है, इसके अदर भी यूनिट्स हैं, अदर भी यूनिट्स है। एनर्जी हैव सम अदर यूनिट्स, सम अदर यूनिट्स। वो क्या है हमारे पास? तो वो हमारे पास है कैलोरी। क्या है हमारे पास? कैलोरी। हमारे पास है ब्रिटिश थर्मल यूनिट एंड किलोवाट आवर। तो वो हमारे पास है 1 कैलोरी, सेकंड ब्रिटिश थर्मल यूनिट एंड थर्ड किलोवाट आवर्स। ठीक है, सो energy changes are larger, so we calculate joule in a kilojoule। हम जॉल को किलो जॉल में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। किस में कैलकुलेट कर सकते हैं? किलो जॉल में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और किलो जॉल किसके बराबर होता है? सो 1 किलो जॉल दैट इज इक्वल टू 1000 जॉल। ये इसके बराबर होता है। किसके बराबर होता है? इसके बराबर होता है। हमारे पास के 1 किलो जॉल इज इक्वल टू 1000 जॉल, 1000 जॉल। अच्छा, कैलोरी का भी बता दूं। चलो, डेफिनेशन ऑफ कैलोरी। एनर्जी का आपको सारा समझा देता हूं ताकि आपको फिर मतलब किसी पूछने की जरूरत ही ना पड़े। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर। याद रखें, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर
फ्रॉम 14.5 टू 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये अब आपका MCQ नंबर 2 हो गया कि इसको आप मतलब ये है कि नोट कर ले। ये आपका NMDCAT में भी काम आ सकता है और इस तरह पेपर में भी आ सकता है, ठीक है। इज कॉल्ड 1 कैलोरी, इज कॉल्ड 1 कैलोरी, ठीक है। ये हमारे पास 1 कैलोरी के बराबर हो जाएगा। तो आगे समझिए, हमारे पास है बेसिकली कैलोरी। क्या है? ये हमारे पास है कैलोरी। अच्छा, इसका एक और भी यूनिट हमारे पास आता है और वो है अर्ज, ERGS। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो वो चलो मैं आगे आपको बता देता हूं। ओके, इसका एक और भी यूनिट हमारे पास आता है, वो ERG है, ठीक है। तो ERG का भी मैं आपको लिखवा देता हूं कि MCQs वगैरह में वो मतलब उसकी वैल्यू वगैरह आ सकती है। अच्छा, इसका जो हमारे पास ERG इज आल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये कितने 1 जूल बराबर है 10 raised the power +7 ERGS, इसके बराबर है, ठीक है। ये भी एनर्जी का यूनिट है, ठीक है। अब एप्लीकेशन क्या है, मतलब एनर्जी का हमारे लाइफ के ऊपर मतलब यूजफुल इंपॉर्टेंस, इसकी फ्रूटनेस इसकी क्या है, मतलब व्हाई आर वी डिस्कसिंग एनर्जी इन सच ए डिटेल, उसकी तरफ मैं आता हूं। तो मैंने स्टार्ट में आपको कुछ जर्नल मतलब चीजें बताई। अब मैं आपको थोड़ी सी मतलब केमिकल चीजें बताता हूं कि एनर्जी चेंजेस हैव मेनी एप्लीकेशन इन केमिकल रिएक्शन। एनर्जी चेंजेस या एप्लीकेशन ऑफ एनर्जी चेंजेस इन केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो क्या है? सो द नंबर 1 इज व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू एसिडिफाइड रिएक्शन या इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू एसिडिफाइड वाटर, सो इट इज डिकम्पोज इनटू H2 एंड O2। देखें, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास्ड through acidified water, it decomposes into H2 and O2, ठीक है। ये दोनों में डिवाइड हो जाता है जब हम इसमें से इलेक्ट्रिक करंट को पास कर लेते हैं। सेकंड इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस नीड लाइट एनर्जी। सेकंड हमारे पास क्या हो जाएगा कि द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बायो में आप लोगों ने पढ़ा होगा, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस नीड्स लाइट एनर्जी, ठीक है। अब देखिए, फोटोसिंथेसिस का इतना इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, उसको भी क्या होती है, उसको भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है। द बर्निंग ऑफ कूल गिव अस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। थर्ड हमारे पास है द बर्निंग ऑफ कोल प्रोवाइड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है कोल को। ये मतलब खश्त के या ब्रिक्स के जो भट्टियां होती हैं, जो कारखाने होते हैं, वहां पे कोल को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। रिएक्शन टेक प्लेस इन डेनियल सेल्स गिव इलेक्ट्रिक एनर्जी। फोर्थ नंबर, रिएक्शंस टेक प्लेस इन डेनियल सेल्स, reaction takes place in Daniell cell
गिव इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, अब देखिए ये 4 मैंने आपको इसके मतलब पॉइंट्स बता दिए कि एनर्जी हमारे लिए कितनी अहम है। नाउ आई एम गोइंग टुवर्ड्स द टाइप्स ऑफ थर्मोकेमिकल रिएक्शन, जहां पे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बताऊंगा। टाइप्स ऑफ थर्मोकेमिकल रिएक्शंस। ठीक है, इसके टाइप्स हमारे पास कितने हैं? इसके टाइप्स हमारे पास है कि रिएक्शन टेक प्लेस विद evolution or absorption of heat is called a thermochemical reaction। इसके डेफिनेशन लिखना जरूरी है। डेफिनेशन ऑफ थर्मोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो क्या है कि द टाइप ऑफ reaction या the reaction take place, the reaction take place with the evolution or absorption of heat or एनर्जी इज कॉल्ड क्या? थर्मोकेमिकल रिएक्शन। थर्मोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, ये हमारे पास कि वो रिएक्शन के जिसमें हीट या एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाए या वहां से रिलीज हो जाए उसको हम कहते हैं thermochemical reaction। So the first one is now exothermic reaction। exothermic reaction। ठीक है, तो exothermic reaction क्या है हमारे पास, या इसका आप लोग लिख लें कि डेफिनेशन। The type of chemical reaction in which heat released from the system to the surrounding, from the system to the सराउंडिंग। ठीक है, इसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। एक्सो गोइंग अवे। ठीक है, कि जिसमें हीट सिस्टम से बाहर जा रहा है। कहां जा रहा है? हीट सिस्टम से बाहर जा रहा है। ठीक है, इस तरह के एनर्जी गिवन टू द सराउंड्स और टोटल एनर्जी इज ऑफ रिएक्टेंट्स इज ग्रेटर देन द प्रोडक्ट। ये बात आपने अब याद रखनी है। ठीक है, कि इज एनर्जी गिवन टू द energy given to the surrounding। ठीक है, कि जिसमें एनर्जी सराउंडिंग को दी जाती है। सो द टोटल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन द प्रोडक्ट। सो द टोटल एनर्जी ऑफ द reactant is greater than the surrounding। ठीक है, कि सिस्टम की एनर्जी जो है ना, इसमें रिएक्टेंट की एनर्जी क्या होगी? रिएक्टेंट की एनर्जी हमारे पास प्रोडक्ट की एनर्जी से ग्रेटर होगी। क्या होगी? ग्रेटर होगी। ठीक है, ये पॉइंट आपने बहुत ज्यादा मतलब इस पे सोचना है। क्या? टोटल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन द प्रोडक्ट्स। क्या है? प्रोडक्ट है हमारे पास, प्रोडक्ट से इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। एनी हाउ मैं आपको इसका मैथमेटिकल भी आगे लिखवा देता हूं, एंड में मैं इन सारे को मतलब क्लासिफाई कर लेता हूं। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि डेल्टा एच आर इज ग्रेटर देन डेल्टा एच
P, ठीक है, R फॉर रिएक्टेंट, P फॉर प्रोडक्ट। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई डेल्टा H नेगेटिव, डेल्टा H नेगेटिव। इसमें जो रिएक्शन की वैल्यू हमारे पास आएगी वो क्या होगी, वो हमारे पास नेगेटिव साइन के साथ आएगी। एग्जाम्पल मैं करवा देता हूं। मुझे पता है कि बगैर एग्जाम्पल आप लोगों का कंसेप्ट इसके ऊपर क्लियर नहीं होगा। अच्छा, सो द एनर्जी चेंज मीन इंथैल्पी चेंज। द एनर्जी, इंथैल्पी में आगे बता दूंगा। द एनर्जी चेंज मीन इंथैल्पी चेंज। इंथैल्पी क्या है कि जो सिस्टम की टोटल एनर्जी है, चाहे वो एब्जॉर्ब हो या हमारे पास हो इवॉल्व हो, उसको हम इंथैल्पी कहते हैं, ठीक है। एनर्जी चेंज मीन इंथैल्पी चेंज। अब हम कुछ रिएक्शन लिखवाते हैं। द फर्स्ट वन इज कार्बन सॉलिड फॉर्म में, O2 गैसियस फॉर्म में, CO2 देता है गैसियस फॉर्म में, ठीक है। सो डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, हाँ बताएं आप लोग, -393.7 किलो जूल पर मोल। सेकंड रिएक्शन भी लिख लें। सेकंड रिएक्शन हमारे पास है कि 2H2 प्लस O2, 2 गैसियस फॉर्म में है प्लस O2 गैसियस फॉर्म में है, 2H2O गैसियस फॉर्म में है, डेल्टा H नेगेटिव 285.58 किलो जूल पर मोल। ये हमारे पास इसकी एनर्जी आती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं थर्ड रिएक्शन पर करवाता हूं। ओके, सो नाउ इसका थर्ड रिएक्शन, चलो थर्ड रिएक्शन कौन सा करवाएं आप लोग बता दें। दोनों मैंने आपको कौन से रिएक्शन करवाएं, इररिवर्सिबल, क्या करवाया है, इररिवर्सिबल रिएक्शन मैंने आपको करवाए हैं। मैं कोशिश करता हूं कि अगर हमारे पास कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है तो वो भी आप इसमें लिख लें, ठीक है। अच्छा चलो अमोनिया करवा लेते हैं, वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। सो द थर्ड वन इज N2 प्लस 3H2, ये हमारे पास एक रिवर्सिबल 2NH3। सो डेल्टा H माइनस होगा या प्लस होगा, -41.6 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये हमारे पास आ गए हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के टाइप्स। क्या टाइप्स? नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एंडोथर्मिक रिएक्शन। सेकंड वन एंडोथर्मिक reactions. Endothermic reaction, the type of reaction in which heat is absorbed from the surrounding into the system. The type of reaction in which heat is absorbed from सराउंडिंग। इसमें सराउंडिंग से हीट सिस्टम एब्जॉर्ब कर लेता है, कैच कर लेता है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो मीन इनकमिंग, ठीक है, मतलब हीट अंदर आ रहा है सिस्टम में, ठीक है। सो नाउ एग्जाम्पल हम इसके भी लिख लेते हैं। सो यहां पे भी द एंथैल्पी will change, एनर्जी चेंज मीन एंथैल्पी चेंज। तो इसमें हमारे पास पहला एग्जांपल क्या होगा? सो द फर्स्ट एग्जांपल इज 2H2O, जो हमने पहले करवाया था कि 2H2O ये हमें देता है H2 प्लस O2, 2H2 प्लस O2, ठीक है। और डेल्टा H की वैल्यू क्या है? तो वहां पे माइनस थी ना,
तो यहां पे आप 285.58 किलो जूल पर मोल लेके, तो अगर आप वहां पे एक रिएक्शन आप याद कर ले तो ये वाला आप साथ में लिख सकते हैं। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी आप लिख सकते हैं। यहां पे सेकंड हमारे पास एग्जांपल क्या होगा, सो N2 प्लस O2, ठीक है, ये रिवर्सिबल है, वहां पे रिवर्सिबल दिया है तो यहां पे भी आपको रिवर्सिबल दूंगा 2NO, ठीक है। डेल्टा H की वैल्यू क्या है हमारे पास 180.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है। ये हमारे पास आ गया है एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब मैं आपको एक स्केच ड्रा करता हूं, उस स्केच से आपको ये पूरा प्रोसेस क्लियर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम स्केच को थोड़ी से अच्छे तरीके से कर लें। ओके, अब एक स्केच के जरिए हम इस पूरे सिस्टम को एक्सप्लेन कर सकते हैं और होपफुली फिर आपको उसकी समझ भी आएगी। अच्छा, अब हम दोनों सिस्टम को एक्सप्लेन करते हैं। तो किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? सबसे पहले यहां पे हम एक एरो लगा लेंगे। इस एरो का मतलब यह है कि इंक्रीजिंग एंथैल्पी, इंक्रीजिंग एंथैल्पी, ठीक है। अब ये हमारे पास इंक्रीजिंग एंथैल्पी, तो ये हमारे पास आ गया है एरो, ये हमारे पास क्या गया है? एरो, ठीक है। अब यहां पे ये इसमें एंथैल्पी ऊपर जितना हम जाएंगे तो मतलब यह है कि ये इंक्रीज हो रही है, तो ये हमारे पास आ गए हैं रिएक्टेंट्स। क्या? रिएक्टेंट्स। मतलब यह है कि रिएक्टेंट्स की एनर्जी क्या है? ग्रेटर है। क्या है? ग्रेटर है। जैसे ही रिएक्टेंट्स मतलब यह है कि प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, इसकी एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। तो ये हमारे पास आ गए हैं प्रोडक्ट्स। क्या है? प्रोडक्ट्स। मतलब यह है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी एनर्जी डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? डिक्रीज। इसको हम कहते हैं H1, इसको हम कहते हैं H2, ठीक है। तो क्या है? इसका हम कह सकते हैं कि लॉस ऑफ एंथैल्पी। यस, लॉस ऑफ एंथैल्पी है, ये एनर्जी रिलीज कर रहा है। एरो जो है ना वो डाउनवर्ड है, तो डेल्टा H क्या होगा? माइनस होगा। क्या होगा? माइनस होगा। और डेल्टा H किसके बराबर है? तो अब H2 ग्रेटर है या H1 ग्रेटर है? तो इसमें हमारे पास H1 ग्रेटर है, तो हम लिख लेंगे कि H2 माइनस H1, इट मीन ये हमारे पास क्या गया है? माइनस साइन, क्योंकि H1 की वैल्यू ज्यादा है। क्या है? ज्यादा है। तो अब ये कौन सा रिएक्शन हो गया? व्हाट डू यू थिंक, कौन सा रिएक्शन है? चलो मैं दूसरा करवाता हूं, फिर आपको शायद इसका अंदाजा हो जाए, ठीक है। सेकंड हमारे पास, सेकंड को भी हम इसी तरह, मतलब यह है कि उसको मैं ब्लू से कर लेता तो जाके आपको थोड़ा सा क्लियर हो। इंक्रीजिंग एंथैल्पी, इंक्रीजिंग एंथैल्पी, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब यहां पे हमारे पास ये आ गए हैं रिएक्टेंट्स। अब रिएक्टेंट्स की एनर्जी हमारे पास क्या है? रिएक्टेंट्स की एनर्जी हमारे पास कम है और विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है? इंक्रीज। ये हमारे पास आ गए हैं प्रोडक्ट्स। क्या आ गए हैं? प्रोडक्ट्स। अब इस एरो को तो गेन इन, वहां पे लॉस था ना, तो यहां पे गेन इन एंथैल्पी। क्या है? गेन इन एंथैल्पी। सो इट मीन के डेल्टा H क्या है? ये पॉजिटिव है, तो डेल्टा H। अब हमारे पास क्या है? H2 माइनस H1, H2 माइनस H1, तो H2 ग्रेटर हो गया ना। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास H1 है कि H2 है? ये हमारे पास H2 है और ये हमारे पास क्या है? H1 है। तो H2 H1 से ग्रेटर है, लिहाजा पॉजिटिव वैल्यू है। क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है। अब दोनों का आप मुझे बताएं कौन सा जो है ना एंडो है और कौन सा एक्सो है। सो ये हमारे पास बी एंडो है। क्या है? एंडो थर्मिक रिएक्शन। ये हमारे पास ए एक्सो थर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये दोनों का फर्क आ रहा है, ठीक है। सो स्केच
शोइंग एंडो एंड एक्सो रिएक्शन। फिर आप लोग इसके लिए पूरा कर लेके एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंथैल्पी चेंज इन थर्मोकेमिकल रिएक्शन। इस डायग्राम के लिए आप क्या लिखेंगे कि डायग्राम शोइंग एंथैल्पी चेंज इन केमिकल रिएक्शन, इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इसमें ये केमिकल रिएक्शन में एंथैल्पी चेंज को शो कर रहा है। क्या कर रहा है? शो कर रहा है। अब यहां पे अब हम बात करेंगे कि व्हेन द एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट ग्रेटर देन दोज ऑफ द प्रोडक्ट, तो क्या होगा कि जब रिएक्टेंट की एंथैल्पी, सो केस 1 के एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट, तो रिएक्शन क्या होगा? डेल्टा एच हमारे पास क्या है? डेल्टा एच हमारे पास नेगेटिव है, तो रिएक्शन क्या होगा? एंडोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक होगा? कौन सा होगा? एक्सोथर्मिक होगा। क्या होगा? एक्सोथर्मिक होगा। ये आ गया हमारे पास एक्सोथर्मिक। केस 2, केस 2 में क्या होगा कि एंथैल्पी ऑफ द रिएक्टेंट इज लेस देन एंथैल्पी, सॉरी ये प्रोडक्ट कर ले और ये भी प्रोडक्ट है, तो डेल्टा एच हमारे पास क्या होगा? पॉजिटिव होगा और ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। क्या होगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। ये हमारे पास क्या है? एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यहां पे आपने नोट में एक बात लिखना है, ये अहम है कि इफ अ रिएक्शन इज एंडोथर्मिक इन वन डायरेक्शन, it will be exothermic in रिवर्स डायरेक्शन। ये रिवर्स में, अगर ये फॉरवर्ड में एंडोथर्मिक है तो रिवर्स में क्या होगा? एक्सोथर्मिक होगा। ठीक है, अच्छा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद में आपको अभी दोनों का डिफरेंशिएशन बताता हूं। ठीक है, कि दोनों में हमारे पास डिफरेंशिएशन क्या है। ठीक है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक में क्विकली उस पर एक नज़र डालते हैं ताकि आपको पता हो कि अगर आपको कहीं पे दिया जाए पॉइंट्स और उससे प्रूव करने कहा जाए कि एंडो और एक्सो बताएं, तो फिर आपको उसका पता होना चाहिए। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है कि केमिकल रिएक्शन हीट इवॉल्व्ड, इन सच रिएक्शन हीट इवॉल्व्ड, हीट एब्जॉर्ब। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है? हीट ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, हीट ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग, हीट ट्रांसफर फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम। सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या होगा? टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेस, temperature of the system decreases, so temperature of the system increases, temperature of the system increasing। ठीक है, डेल्टा एच क्या होगा? डेल्टा एच नेगेटिव, सो डेल्टा एच पॉजिटिव। ठीक है, स्पॉन्टेनियस, such reactions are spontaneous। क्या होते हैं ये? spontaneous होते हैं। ठीक है, non spontaneous,
ये नॉन स्पॉन्टेनियस, ऑटोमेटिक, नॉन ऑटोमेटिक। नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड may be greater than number of bonds broken. Number of bonds formed may be greater than number of bonds broken. ठीक है, और उसमें आप इसके रिवर्स लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ bonds broken may be greater than number of bonds formed. ठीक है, एग्जाम्पल तो पहले इसके ये पॉइंट, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 5 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल। और यहां पे भी तो एग्जाम्पल तो आप लोगों को खुद पता होना चाहिए कि एग्जाम्पल हमारे पास क्या है। तो एंडोथर्मिक के लिए के N2 प्लस O2, ठीक है, तो 2NO डेल्टा H क्या होगा, एक दफा मैं आपको लिखवा चुका हूं, 180.5 किलो जाउल पर मोल, ठीक है। और यहां पे क्या होगा, तो यहां पे C प्लस O2, CO2 393.7, डेल्टा H नेगेटिव 393.7 किलो जाउल पर मोल ऑफ। गाइस, इट वाज अ लेंथी लेक्चर एंड होपफुली वी हैव कवर्ड दैट। जो स्केच मैंने आपको ड्रा किया है इसको आपने हरगिज़ नहीं भूलना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। मैंने एनर्जी पहले इसलिए डिफाइन की ताकि आपको इंडो और एक्सो की फिर समझ आ सके। तो फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है, कहीं पे कोई मसला है, तो आप मुझे कमेंट्स एरिया में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह मैं भरपूर और अच्छे आंसर के साथ आपको जवाब दूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।